आरटीआई और हमारे देश में जो लेबर वर्कर के साथ जो खेल हो रहा है, उन दोनों के मामले में है। कुछ और लोग अटेंड हो जाएं तो मैं शुरू करता हूं इसको। एक 5 मिनट हम लोग वेट करते हैं। मिस्टर नीरज आए हैं क्या? हम्म। सनी फर्नांडिस जी, आपका स्वागत है। विश्व विश्वेश्वर उप्पियन, नमस्कार। नमस्ते। हाँ हाँ, सनी जी, ये मामले को हम अभी बताएंगे और आप जी अगर कुछ आपको कुछ कहना हो। जी आप पीएमसी की लड़ाई लड़ रहे हैं काफी खतरनाक तरीके से जो, जी सर। जी और सर। आरटीआई से क्या इफेक्ट होने वाला है और क्या चीज है, ये सब चीजें इसमें समझ में आती आएगी। तो जी आप सर। थोड़ा सा अपने हिसाब से जो भी बोलना चाहे बोलिए, तब तक कुछ जी लोग सर। इकट्ठे होते हैं तो फिर मैं मेन मैटर पे आता हूँ, है ना? जी। आप हाँ। बोलिए थोमस जी। हाँ, तो हाँ क्या हुआ था कि पीएमसी बैंक का मैं मामला को एक शॉर्ट में बताता हूँ। पता नहीं कितने लोगों को उसके बारे में पता है जो कांड हुआ है। जी। तो ये जो अमेलगमेशन एक अच्छा लफ्ज लोग लेके आया है, सिंपल भाषा में देखा जाए तो लोग ने बैंक ये किसी को एक बोलते ना कि तोहफे में दे दिया है। जब हम्म पीएमसी बैंक का जो स्कैम है, मैं स्कैम नहीं समझता हूँ, क्योंकि स्कैम वो चीज होते हैं जहां पर लोग ने जो घोटाला किया है और वो पैसे लेके भाग गए और वो पैसा नहीं दे सकते हैं। हम्म। यहाँ पर इनके पास पैसे है, ऐसे बराबर। नहीं है। उसके बावजूद एकदम कहते हैं ना कि शॉकिंग चीज ये है कि हमारे देश की जो कहते हैं कि लॉ के एक संस्था है, वो खुद उसे रोक दिया है। अब हम्म। उन लोग ने एक इतनी घटिया स्कीम, जितने बोलते हैं कि इंसानियत के खिलाफ एक स्कीम लेके आए लगभग 6 महीने पहले, जिसको वो हम्म लोग कहते हैं ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। हम्म और ये वन टाइम सेटलमेंट में जो पहले 5 साल में लोग 10 लाख रुपए देने वाले थे, वो हम्म बोला कि तुमको वो पैसे अगर अभी चाहिए हम्म 38% हेयर कट में ले लो। तो हम्म जब मैं इसकी तहकीकात आरबीआई ने की, तो हम्म आरबीआई ने कहा कि हमने इनके लिए ऐसे करने की कोई परमिशन नहीं दिया है। हम्म। और आज मुझे मालूम पड़ गया कि उन लोग ने वो स्कीम कैंसिल कर दिया है सर। अच्छा। हाँ। हाँ, तो यही बताना तो, था जब तो आपका ये सब चीज जो है आरटीआई से ही आपको सारी जानकारी मिल रही होगी। नहीं, आरबीआई कोई कोई चीज बोलते हैं कि आरटीआई के परव्यू में नहीं आते हैं, पहली बात। हम्म। और अगर परव्यू में आते भी हो शिव साहब, वो लोग हाँ। कहते हैं ना कि लफ्जों के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं कि हम्म। बस उसको खींच के ले जाते हैं। बराबर। आरटी ये मेरा सोच है और मैं मानता हूं कि शायद मैं गलत होगा। हम्म आरटीआई बहुत चीजों के लिए हम्म इफेक्टिव नहीं है सर। बहुत हम्म। चीजों के लिए वो हाँ हाँ। लफ्जों के साथ खेलते हैं और वो हम्म कहते हैं कि इट इज जस्ट पासिंग द बॉल एंड वही हो रहा है सर। हम्म। तो अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपके मेन जो हाँ हाँ टॉपिक है हाँ। आज का, उसके ऊपर हम जी जी चलते हैं। जी। नहीं, एक्चुअली टॉपिक ये भी है, जैसे आप ये जो भी जानकारी आपको मिल रही है या कुछ भी है ये सब चीज, इसको आज की तारीख में हम देखिए, आरटीआई जो है एक ऐसा वो है जो 10 रुपए में हमें हर किसी को वो जानकारी उपलब्ध करा दे रहा है जिसके अब बेस लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है ना? और आज तक मतलब जब तक ये आरटीआई लागू नहीं हुआ था, उससे पहले तक कोई भी किसी को मतलब सोच भी नहीं सकता था कि वो कहीं उसका यानी जो भी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है देश में, उनके गरीब के लिए किसी के लिए क्या एक काम किया जा रहा है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं निकाल सकता था। आज क्या बोलते हैं, उस आरटीआई की वजह से हम जानकारी निकाल ले रहे, लेकिन उसकी वजह से कई फंस रहे हैं, कई लोग भ्रष्टाचारी लोग फंस रहे हैं। तो इन लोगों ने इसको कमजोर करने की, मतलब भ्रष्टाचारी फंसे नहीं, भ्रष्टाचारियों के जो उजागर ना हो पाए, जैसे अभी आपके ही मामले में अगर आरटीआई का सही इस्तेमाल होता पीएमसी में, तो आप एक एक चीज की जानकारी, कितनी संपत्ति है इसकी पीएमसी की, कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन ये चीज को ये लोग छुपा के रखे हुए होंगे, पूरा बताया नहीं। आप अगर कल से ये सब जानकारी सामने आ जाए, तो जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो सबके सब एक साथ जाकर उस संपत्ति पर कब्जा भी कर सकते हैं। वो उनका हक है, क्योंकि उनका हक तो छीन इन लोगों ने जबरदस्ती, जिस सरकार के ऊपर हम लोगों ने भरोसा किया था कि भाई हम पैसा जमा कर रहे हैं, वो सरकार ने उसका वो रखा ही नहीं, उन लोगों को बड़े आराम से काम करने दिया। अब वो जानकारी आपके सामने नहीं, तो आप कैसे अपना पैसा वसूल कर सकते हो? वही आरटीआई का ये मेन मकसद था। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, सभी लोगों के सामने। देखिए,
मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि दो चीजें हैं हमारी आरटीआई क्यों जरूरी है और किस तरीके से हमें खत्म किया जा रहा है, और उसमें एक लेबर को क्या नुकसान होने वाला है, कर्मचारी को क्या नुकसान हुआ है या हो सकता है, उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि एक कर्मचारियों के साथ कैसा खेल हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा खेला जा रहा है कर्मचारियों के साथ, है ना। आपको सबको मालूम होगा कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर कंपनियों में, सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। कर्मचारियों को कंपनियों में, सरकारी संस्थानों में, अर्ध सरकारी सरकारी संस्थानों में, सभी जगह कंपनियों के में कर्मचारियों को लगाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के बेस पर। क्यों? क्योंकि लेबर लॉ क्या कहता है, आप अगर इतने दिन तक कंपनी में सर्विस कर रहे हैं तो आपको परमानेंट करना जरूरी है। अब ये जो कंपनियां हैं, एक परमानेंट मजदूर या परमानेंट कर्मचारी का शोषण नहीं कर सकती। एक जो अपने लेबर बाहरी कर्मचारी रहता है, जो स्थायी नहीं रहता, अस्थायी रहता है, टेम्परेरी रहता है, उसको ये अपने हिसाब से उसका शोषण कर लेते हैं। उसको कहते हैं कि आपका 20,000 रुपए पेमेंट मिल रहा है, मेरे को 5,000 चाहिए। अगर 5,000 मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें निकाल बाहर करूंगा, तुम्हारा डिमोशन कर दूंगा। मतलब ये खेल होता है, इस प्रकार से कर्मचारियों का शोषण होता है। ये एक्चुअली तो सभी को मालूम था, हमारे देश में काफी लोगों को, हमारे संगठन के पास, क्योंकि जब तक कोई आएगा नहीं हमारे पास, तब तक हम किसी के मामले में उसको इंसाफ नहीं दिला सकते। यहाँ पर हमारे सामने जब एक मामला लेके आए लुधियाना के अरुण जी यहाँ पर मौजूद है, अभी आएंगे थोड़ी देर में, जो पीड़ित, तो अरुण जी अपना मामला लेके आए कि किस प्रकार से उनका शोषण किया गया। तो उस वक्त हमें इस आरटीआई का ही इस्तेमाल करके जो जानकारी मिली, वो जानकारी अगर ये आरटीआई नहीं होता तो हमें शायद कभी दी ही नहीं जाती। इस आरटीआई की वजह से जो जानकारी मिली, उस जानकारी की वजह से के उससे हमें ये पता चला कि ये जो अधिकारी बैठे हैं, ये कहाँ का मामला है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो हमारे देश की सबसे बड़ी संस्थान, जो हमारे प्लेन चलाती है, उस संस्थान के भ्रष्ट कर्मचारियों की, जिनको हम बिल्कुल जलील करने को तैयार बैठे हैं यहाँ पर। मतलब गंदगी के नमूने हैं ये लोग। उसके लिए मैं यहाँ पर पूरी तरह तैयार हूं, पूरे प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ। आप सोचिए, एक कंपनी जहां पर कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, अभी खेल कैसा है, मतलब कर्मचारियों को परमानेंट नहीं रखना है, हमें परमानेंट नहीं रखना है तो कैसे, जरूरत तो है कर्मचारी की, बिना कर्मचारी के काम नहीं चलना है आपका। लेकिन कर्मचारी को परमानेंट नहीं रखना, क्योंकि उसे अपने हाथ की कठपुतली बना के रखना है, उसे हमें अपना गुलाम बना के रखना है। यहीं बॉम्बे में एक कंपनी है, अपने दवा कंपनी है, फार्मा कंपनी, जिस कंपनी के यहाँ से एक कर्मचारी आया था, जब अन्ना के आंदोलन में वो 13 दिन लगातार उसने अन्ना के साथ उसने भी उपवास किया था, ये अनशन किया था। उस व्यक्ति को वहां पर वो इस कंपनी में, दवा कंपनी में काम करता था, उसको मास्क, जो वहां पे जो सेफ्टी होना चाहिए ना, सेफ्टी किसी भी कर्मचारी के लिए, वो सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था। वो बेचारा टीबी से मर गया। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के अंदर मास्क वगैरह जो है, बिल्कुल रद्दी किस्म के मास्क तो दिए ही नहीं जाते थे। इन लोगों से गंदगी, वहां जाके काम करवाया जाता था। कितने लोग उसमें मर चुके हैं उस कंपनी में। और जब हमारे संगठन से लेटर गए थे, तो वो लोग थोड़ा घबराए थे। तुर्बे पुलिस स्टेशन में मैटर आया था सामने, और फिर बैकफुट पे जाकर के इसको सर्विस से हटा करके फिर वापस सर्विस पे लिया गया था उस टाइम। तो मगर वो बेचारा टीबी से मर गया, खत्म हो गया। जिम्मेदार कौन? ये कंपनी थी। अब ये कंपनी, क्योंकि ये प्राइवेट वो था ना, टेम्परेरी था, जबकि 10 साल से काम कर रहा था वहां पर, लेकिन टेम्परेरी के नाम पर इसको कोई भी ग्रेच्युटी कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि ग्रेच्युटी देने चाहिए। इतना शोषण ये लोग खेल खेल रहे। तो अब ये जो यहाँ पर नया मामला आया है, मैं उसके लिए बात करता हूं। क्या है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, 8 है, 10 है, जो भी है, XYZ,
ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम करते करते इन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरा मालिक कब चेंज हो गया। मतलब आप काम कर रहे हैं, मजदूर को मालूम नहीं है मेरा मालिक बदल गया, बाद में मालूम पड़ रहा है उनको, और बाद में उनसे अपॉइंटमेंट लेटर लिए जा रहे हैं, बाद में उनसे बायोडाटा लिया जा रहा है। क्यों? अगर आपको कंपनी में अगर वर्करों की जरूरत थी, तो जो वर्कर पहले से कंटिन्यू है, उन वर्करों के लिए मालिक चेंज करने की क्या जरूरत है? उन वर्करों को आप परमानेंट क्यों नहीं लगा रहे? ये खेल जो खेला जा रहा है, वो खेल संविधान के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। अभी हमें यहाँ पर जो आरटीआई की ताकत जिसकी वजह से क्या ये जानकारी मिली और फिर वो खत्म होगी, मैं उस चीज को दिखाऊंगा। पहले मैं अभी शेयर करता हूँ उस डाटा को, जिस डाटा के बेस पर इस खेल को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी को आरटीआई लगाई थी, उनसे हमें जवाब मिला है। इस जवाब को देखिए, ये विक्टिम का नाम है अरुण कुमार, इसको जवाब दिया। हमने जवाब क्या मांगा? सभी सरकारी प्रतिष्ठान जनता के लिए, जनता के दिए टैक्स से चलायमान है, और किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी या शख्सियत को यह अधिकार नहीं कि वह अपनी निजी लाभ के लिए उन संस्थानों का उपयोग करे। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिविल एयरपोर्ट साहनेवाल लुधियाना निम्न सत्यापित दस्तावेज दे। अब यहाँ पर हमने पहले पूछा है, प्रार्थी को वह संवैधानिक दस्तावेज चाहिए जिसके आधार पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जतिंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी को हटाकर मॉडर्न एजेंसी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ठेकेदार मनोनीत किया। ये हमने जवाब मांगा कि भाई आपने जिस आधार पर जतिंदर को हटाया और मॉडर्न को लिया, वो जानकारी दीजिए। इन्होंने हमें जानकारी दी है, उसके दस्तावेज भी दिए है। यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है? जतिंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी का ठेका 25/1/19 से शुरू हुआ और 28/2/21 को समाप्त हुआ। 28/2/21 यानी 28 फरवरी 2021 को नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए सीपीपी पोर्टल के माध्यम से नया टेंडर लगाया गया, जिसकी जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी, मतलब ये लोग टेंडर वहां लगाते हैं, जो छुपा के भी रखते हैं, ये सारी चीजें यहाँ चलती है, लेकिन हम लोग उसको यानी जो जानकारी जिसको नहीं है वो तो मालूम नहीं कर पाता। अभी आगे देखिए, जिसके आधार पर मॉडर्न एजेंसी को नया ठेका 1/3/21 से 28/2/23 तक के लिए दे दिया गया। मॉडर्न एजेंसी को दिए गए कार्य को समझना है, आदेश की प्रति साथ में संलग्न है। तो अभी सबसे पहले हम इसकी जो प्रति मिली है उसको हम पहले देखते हैं, फिर हम दूसरा बी वाला पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, ये इन्होंने हमें प्रति दी है, ये देखिए कि मॉडर्न एजेंसी को कैसे ठेका दिया गया। इस लेटर को, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का लेटर है, ये लेटर है 25/2/21 का, 25 फरवरी 2021। इन्होंने ठेका दिया अपने यानी ये निकाला 19 से 21 तक के लिए था इनके लिए, इनके पास। अभी 25/2 को इन्होंने दूसरे को यानी टेंडर खोला है। अब 25/2 को यानी 25 फरवरी को अगर ठेका खोला है, तो यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ इन्होंने क्या लिखा, ऊपर आपका टेंडर 22/1/21 को खोला गया, आपका टेंडर 22/1/21 को खोला गया, ऐसा इन्होंने लिखा है, ठीक है। ऊपर उल्लिखित कार्य हेतु आपका टेंडर अध्यक्ष भारतीय यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से स्वीकृत किया जाता है, और आपके द्वारा दिए गए मद पर आपको टेंडर 42 लाख रुपए में आपको ये कर दिया जाता है, और ये 22% कम है, ये हमें बता रहे हैं। मतलब 55 लाख से इन्होंने 22% कम पर 42 लाख पर इनको दिया। अभी ये 22/1 को इन्होंने खोला, लेकिन इसकी जानकारी इन्होंने 25 तारीख को दी है कि 25 तारीख को इन्होंने बोला है इनसे कि आपको ठेका दिया जाता है। कहाँ का? ये जो टेंडर जो पास किया गया है उसका। तो टेंडर में जो कर्मचारी काम करेंगे उनको 25 तारीख के बाद, क्योंकि इनको जब 25 फरवरी को मिला है, तो 25 तारीख के बाद ही ये अपने नए कर्मचारी भरेंगे, या फिर इनके पास ही ऑलरेडी जो पुराने कर्मचारी होंगे उन कर्मचारियों का उपयोग करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। 25 तारीख को आपको जानकारी दी गई है, 25 फरवरी को, कि 1 मार्च से आपको वर्करों को ला करके काम करवाना है, ये जानकारी आपको दी गई है।
कब? 25 फरवरी को, और 1 मार्च से लेके आना है, मतलब सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया गया है। 3 दिन के टाइम के अंदर इस नई कंपनी को उन वर्करों को वहां पर भर्ती करना है, उस जगह पहुंचाना है जहां के लिए इन्होंने टेंडर खोला, जहां के लिए इन्होंने काम लिया है। कॉन्ट्रैक्टर, पहले वाला कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर अपने अलग है, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर अलग होने चाहिए, और वो वर्कर को, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास वर्कर है इसका पहले सर्टिफिकेट लेना चाहिए। क्या आपने सर्टिफिकेट लिया कि आपके पास ये पूरी सुविधा है, आप ये दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, या आपके पास पुराना कौन सा आपके पास ये अनुभव है इससे रिलेटेड? तो ये सारी जानकारी का कोई इससे लेना देना है ही नहीं। ये जो खेल चल रहा है उसको देखने की जरूरत है। 25 तारीख को आपको बताया जाता है कि आपका टेंडर पास हो रहा है, आप 1 तारीख से लाइए। अब 1 तारीख से वर्कर कौन से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। इनसे क्या कहा गया आगे वो देखिए। इन्होंने कहा है कि आपसे निवेदन है कि आप दिनांक 11/3 तक उप महाप्रबंधक अमृतसर, मतलब जो इनका एयरपोर्ट अथॉरिटी का अमृतसर ऑफिस है, वहां पर अपना विश्वसनीय प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करें, जो करारनामे पर हस्ताक्षर के लिए अधिकृत हो तथा करारनामे को पूरा करे। ठेके का करारनामा 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, मतलब आपका ठेका चालू किया गया 25 फरवरी को, आपका ठेका खोल दिया गया, 1 तारीख से आपको वर्कर लगाने हैं, लेकिन आपकी जो जानकारी, क्योंकि 2 दिन के अंदर तो ये होना नहीं है, तो 11 तारीख को आप अपना प्रतिनिधि भेजे और करारनामा होगा। फिर 1 तारीख को ये कैसे अपने वर्कर को लगा करके काम कर सकते हैं? कहां से लगा सकते हैं? है? अब आगे इसमें आगे का जो जानकारी है उसको समझने की जरूरत है। इसके बाद 10 दिन के अंदर ये सारी चीजें, ये थोड़ा सा इस 2 पॉइंट हमने दिए, 2 पॉइंट के ऊपर ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर बाद में हम वापस इधर आएंगे जिससे कि सारी जानकारी सही ढंग से समझ में आए। अब हम यहाँ आते हैं, देखिए हमारे पास, हमने इनसे जानकारी ली थी कि आपके जो भी वर्कर है या जो भी हम पहले हम इसमें फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं जो बी पॉइंट पर, जिससे आप और चीजें समझ में आएगी हमारे। देखिए ये बी पॉइंट पे हमने मांगा इनसे प्रार्थी को वे संवैधानिक दस्तावेज दिए जाए जिसके आधार पर पुरानी ठेकेदार कंपनी के कर्मचारियों को नई ठेकेदार कंपनी में कार्य जारी रखने की अनुमति देने का अधिकार है। ये पेपर मांगा, ये पेपर हमें इन लोगों ने नहीं दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ पुरानी ठेकेदार के कर्मचारियों को ही नई ठेकेदार कंपनी में कार्य रखने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं रखती है। नई ठेकेदार कंपनी पुरानी कंपनी के कर्मचारियों को उनकी स्वेच्छा अनुसार रखने के लिए स्वतंत्र है। देखिए साफ लिखा है इन्होंने कि पुरानी कंपनी की जो है, पुरानी ठेकेदार जो है, उनके कर्मचारियों को नई ठेकेदार कंपनी अपनी मर्जी से रखेगी, अपनी मर्जी से, अगर वो कर्मचारी काम करें या ना करें, ये उनके ऊपर है। अब यहां पर सिर्फ 2 दिन का समय है और वही पुरानी कंपनी, मतलब पुरानी कंपनी के कर्मचारी वहां पर कंटिन्यू 28 फरवरी तक काम कर रहे हैं, और उसके बाद नई कंपनी के कर्मचारी, नई कंपनी जो आई है उसके कर्मचारी नहीं आ रहे, बल्कि पुरानी कंपनी के कर्मचारी ही कंटिन्यूटी में वहां लग गए। ये चीज उन्होंने खुद बोली और लग गए, ये चीज भी दिखाई दे रही है। अब इसमें 2 ही बातें हैं इसके अंदर। कोई भी व्यक्ति 2 रास्ते पे ऐसा काम कर सकता है। पहला काम, या तो वो भगवान हो, दूसरा या तो भविष्य जानने वाला हो, तीसरा या वो चमत्कारी हो। अगर भगवान होगा तो उसे मालूम होगा कि मेरे को 25 फरवरी को ठेका मिलेगा, अगर भगवान होगा तो। अगर चमत्कार करने वाला होगा तो उसे मालूम होगा कि मैं कैसे चमत्कार करके 2 दिन के अंदर जितने भी वर्कर है उन सबको मैं अपनी कंपनी में दाखिल कर लूं, उनका माइंड चेंज कर डालूं। और अगर वो क्या बोलते भविष्य जानने वाला होगा तो वो पहले से ही 25 तारीख से पहले ही वो जान लेगा कि मेरा 25 तारीख के बाद मेरे को ये ठेका मिलने वाला है, तो मैं 1 महीने पहले ही इन कर्मचारियों को, जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को पैसा देकर, उनको से अपने अपॉइंटमेंट लेटर लेकर, उनसे सब कुछ लेकर उनसे अपना भर्ती कर लूं। ये 3 ही रास्ते हैं ना, 3 रास्ते के अलावा और कोई चौथा रास्ता है क्या?
और ये तीनों रास्ते क्या संभव है? क्या ये तीनों रास्ते संभव है? क्या कोई हमारे देश, इस देश में, हमारी दुनिया में ऐसा कोई भगवान है, किसी को मिला है जिसको कहते सब जानकारी ऐसी हो जाए और अपने आप को सारा काम कर ले? या किसी को चमत्कार करना आता है, यानी लोगों का माइंड चेंज कर डाले? या किसी को भविष्य जानना आता है? अगर ये तीनों चीजें नहीं आती तो इसका एक ही मतलब है कि वहां पर भ्रष्टाचार खतरनाक स्तर पर चालू है। यहां पर भ्रष्ट जो वहां के कर्मचारी, मतलब आपके कर्मचारी वही के वही है, सिर्फ आप मालिक चेंज कर रहे हो। भ्रष्टाचार का नंगा नाच नहीं है, क्या है ये? और खुलेआम। अच्छा, आप यानी आप क्या बोलते हैं, किसी इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे। आपने चाहा है कि मुझे किसी भी तरीके से इन वर्करों को, मजदूरों की, हमें कर्मचारियों की जरूरत तो है, लेकिन ये कर्मचारी गुलाम होना चाहिए हमारे। ये हमारे से बाहर नहीं जाना चाहिए। इन्हें वो पूरी सुविधा नहीं देनी चाहिए जो एक सेफ्टी सिक्योरिटी इसके लिए दी जानी चाहिए मानव शरीर को। इनको वो आराम, इनका माइंड हमेशा, और खुद को लाखों रुपया सर पेमेंट मिले चलेगा, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए इन लोगों को? क्यों क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो उसके लिए ये लोग संविधान का कितना दुरुपयोग करते हैं उसे समझने के लिए अब यहाँ पर मैं आपको डाटा भी दिखा देता हूँ। देखिए इन लोगों का किस तरीके, इनके डाटा जो हमें मिले हैं, इन्होंने हमें अटेंडेंस, हमने बाकायदा मांगी इनसे कि आप हमें अटेंडेंस का वो दीजिए। ये इनका ठेके का वो दिया गया है। अभी देखिए, ये है जेसीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो जिसका हमने डाटा मांगा था, तो ये 2020 का है और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 2021 तक हम लेके जाते हैं, फरवरी तक। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये फरवरी का डाटा है। फरवरी में इनकी जो भी सैलरी दी गई है, ये सातों के नाम देख लीजिए। इनके गणेश गुरुप्रीत सिंह साहब और अरुण कुमार, ये पांचों 7 लोग हैं। जैसे इन 7 लोगों को फरवरी में इन लोगों ने वहां पर कंटिन्यू काम किया है। जेसीसी कंपनी के अंडर में काम किया, मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जेसीसी प्राइवेट लिमिटेड है। और अब देखिए, ये आपका मार्च हो गया और यहाँ पर कंपनी चेंज हो गई, मॉडर्न एजेंसी प्राइवेट, अपने चंडीगढ़। ये है मार्च, और वर्कर वही के वही है। देखिए, एक वर्कर और जोड़ दिया है इन्होंने, ये वर्कर वही के वही है। ये खेल कब हो सकता है? अगर वर्कर आपको चाहिए, यानी कैसे आप लोग, घिनौने इंसान, ये सब के सब घिनौने, ये अपने बच्चों को खून सनी रोटियां खिला रहे हैं, मजदूरों को गुलाम बनाने की ये कवायद चालू है। और इसमें ये सभी सरकारें, जितनी भी पार्टियां, सब मिक्स है इसके अंदर। ये पूरा खेल पूरे देश में चल रहा है, लगातार चल रहा है, मगर कोई भी आवाज नहीं उठा पाता, क्योंकि अभी ये अरुण ने आवाज उठाई तो उसके साथ क्या किया गया, यहाँ पर खेल खेला गया। किसने? एक जो इनका मैनेजर था, उसने इन सभी लोगों से कमीशन लेता था, है। इनकी पेमेंट है 20-20 हजार, 18-18 हजार, उनसे 5-5 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार रुपए कमीशन लेता है। और कमीशन अगर किसी ने नहीं दिया तो उसका डिमोशन करना है। यहां पर क्या नजर आ रहा है कि अगर सरकारी अधिकारियों को, जो वहां के अधिकारी है, उनको अगर कोई कंपनी पैसा नहीं देगी तो आप क्या करेंगे? उस कंपनी को हटा दो, दूसरी कंपनी को ले आओ। वर्कर तो वही के वही है। वर्कर के लिए हमें कोई किसी के पास जाने आने की, भागने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये खेल एक घिनौना खेल, ये एक घिनौना खेल है। उन बच्चों को, उन मजदूरों को, उनको जीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उनको सोचने के लिए, शांति से सोचने के लिए नहीं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, हम कैसे रहें। हमेशा उनके मन में डर कि क्या बोलते, कब मेरा मालिक क्या बोलते मेरे को निकाल बाहर करेगा। उनके हिस्से में रोटी छीनी जा रही है। 20 हजार है तो 5 हजार रुपए खींचा जा रहा है उनकी जेब से। ये खेल चल रहा है और ये लगातार सभी देश में, सभी जगह चल रहा है। और ये अरुण अगर बाहर नहीं आते तो हमें ये जानकारी हमारे संगठन के पास नहीं पहुंचती।
और ये जानकारी आरटीआई के द्वारा हमें मिली है। अभी हम उनको नोटिस भेज रहे हैं, किसको, इस कंपनी के, इनको नोटिस भेज रहे हैं कि ये खेल कैसा, ये भ्रष्टाचार आपके यहाँ किस अधिकारियों के, क्योंकि अभी हमने क्या बोला, तीन टाइप के लोग, या तो चमत्कार जानने वाले, या भविष्य जानने वाले, या भगवान, ये 3 टाइप के लोग ही इस प्रकार का काम कर सकते हैं, और नहीं तो फिर और कोई रास्ता नहीं है। और 3 टाइप के लोग हो ही नहीं सकते इस दुनिया में, आज तक किसी को नहीं मिले। तो इसका मतलब चौथा रास्ता क्या है, भ्रष्टाचार का, जिसमें इनके अधिकारी ही जानते हैं कि 25 तारीख को ये टेंडर खुलेगा, आप क्या बोलते हैं, इन कर्मचारियों के साथ बातचीत कर लीजिए। मगर उन कर्मचारियों से बातचीत करने की भी जरूरत नहीं है इनको। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है हमने इन मजदूरों की गर्दन पकड़ के रखी हुई है, इन मजदूरों को हम किसी भी हालत में इनको बाहर जाने ही नहीं देंगे अपने से। ये इन भ्रष्ट अधिकारियों को मालूम है, जो अपने बच्चों को खून सनी रोटी खिलाते हैं। इनको बीच चौराहे पर नंगा करके मारना चाहिए। ये हम लोगों के दिलों में गुस्सा नहीं आता है, हम लोग ऐसे मतलब ये सब चीज को सहन कर रहे हैं। आपके सामने आपके इंसान को दूसरे इंसान का खून चूसा जा रहा है, और हम सब के सब देख रहे हैं। और ये जानकारी आज हमारे सामने आई है तो आरटीआई के मार्फत, और ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, गंदगी के नमूने हैं। हम इनको गालियां ना दें तो क्या करेंगे? क्यों नहीं देना चाहिए गाली? ये सबूतों के साथ है हमारे पास, और भी बहुत कुछ है। इस मामले में हम लोगों ने सू कॉज नोटिस दिया था, उस नोटिस को देखने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, वो पढ़ के फिर उसके बाद फिर आप लोगों से पूछूंगा इस मामले में क्या करना चाहिए। मैं आगे बात करता हूं, 1 मिनट। नमस्कार सभी साथियों, जो आप लोगों ने सामने सुन रहे होंगे। मैं अभी दूसरा जो चीज, जो सू कॉज नोटिस, इनके मैनेजर ने जिस प्रकार से रिश्वत मांगी थी, और उसके लिए उनका कार्टून बना करके हमने उसको सू कॉज नोटिस दिया था, जिसका जवाब आज तक नहीं दिया गया। और जब कंप्लेंट दी गई तो कंप्लेंट में लीपा पोती की गई। उस मामले में तो हम इनको छोड़ने वाले है नहीं, मगर ये जो दूसरा मामला है वो इस तरीके से लेबर के साथ करा जा रहा है, उसके पीछे हम सबको पढ़ना है। पूरे देश के, क्या ये हमारे साथी नहीं है? क्या ये इंसान नहीं है? मजदूर लोग, आप इनको गुलाम बना के रखना चाहते हो? क्यों? क्या इनका इन संपत्ति पर, उस पर हक नहीं है? आप पढ़ लिख कर आपने किस तरीके से, मतलब आप में गंदगी तो नाम वो है, ये भ्रष्ट नेताओं के साथ मिल करके जो खेल खेला जा रहा है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों, चाहे होंडा हो या जो भी ऐसी कंपनी, इनके यहाँ आपको इन मजदूरों को गुलाम बना के भेजना है, ताकि वहां पर आप बने, ये इन लोगों का शोषण कर सके, खुले आम शोषण कर सके। इसके लिए ये खेल चल रहा है इस चीज को। तो इनको सबको रोकने के लिए, इस सबकी जानकारी सबके सामने आने के लिए मैं इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं आगे बताता हूं, मैं इसको सो कॉज नोटिस कैसा दिया था, उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद हम आगे आप लोगों से पूछताछ करेंगे, और हमारे एडवोकेट राजेश पंचाल जी, जो लेबर से रिलेटेड बहुत से काम कर रहे हैं, किट से रिलेटेड, उनसे हम इस मामले में पूछेंगे कि वो क्या है। वो अभी शामिल नहीं हुए हैं, कुछ ही देर में वो शामिल होंगे, और वो इस मामले में पूरी जानकारी देंगे हमें कि ये क्या खेल है। और हमें इन लोगों को जलील करना, इन लोगों को हमें बोलना बहुत जरूरी है, हमें आवाज उठानी बहुत जरूरी है। और ये जो आरटीआई की जो ताकत के तहत ये हमें मिला है, उस चीज को सबके सामने, क्योंकि ये लोग अभी नई सरकार पूरी आरटीआई को खत्म कर रही है, किसके निजता के नाम पर खत्म कर रही है, उसको भी मैं अभी बताऊंगा कैसे खत्म कर रही है। तो मैं अभी संगठन की तरफ से भेजा गया था, उसको मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये संगठन की तरफ से सू कॉज नोटिस दिया था इनको। क्या है? ये है मिस्टर राकेश, मैनेजर इस कंपनी लुधियाना के, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ साहनेवाल लुधियाना। क्या लिखा है इनके लिए? इनको सू कॉज नोटिस दिया, क्या लिखा है? हफ्ताखोरी, रिश्वत मांगे जाने की वजह से नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करने के मामले में सू कॉज नोटिस। मतलब आप हफ्ताखोरी कर रहे हो, रिश्वत मांगी है आपने, और जिसकी वजह से मजबूर हो गया एक वर्कर, और उसने अपनी नौकरी छोड़ी है, और उस मामले में हम आपको सू कॉज नोटिस दे रहे हैं। संगठन के पास आपके द्वारा प्रताड़ित किए गए पीड़ित कर्मचारी का मामला आया, हमने पूरा विश्लेषण किया, इनके पूरे सबूत देखे, और फिर हमने इनको ये भी सामने रखा कि हमारा संगठन भ्रष्टाचार पीड़ितों के हक व उनके इंसाफ के लिए सामाजिक स्तर पर समाज के सम्मानीय बुद्धिजीवियों के सामने मामले को तकनीकी पहलुओं व सबूतों के साथ विश्लेषण करके रखने का कार्य करता है।
और समस्त जनों से पीड़ितों के इंसाफ के लिए उनके सहयोग की मांग करता है। हमारे द्वारा किए गए कुछ कार्यों को समझकर संगठन की कार्य प्रणाली को आप समझ सकते हैं। मतलब ये जानकारी भी उनको हमने दी कि हम कैसे काम करते हैं। हमारा संगठन किसी भी पीड़ित के मामले में, पीड़ित जैसे कर्मचारी है और उनका शपथ पत्र व सबूत देखने के बाद आवश्यक जांच करते हुए संबंधित विभागों में शिकायतें भेजता है और पीड़ित को इंसाफ दिलवाने की कोशिश करता है। संगठन का उसूल है, अगर पीड़ित या संगठन द्वारा दी गई शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन या संबंधित विभाग या ट्रस्ट व समाज के जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते और न ही मामले का संज्ञान सोशल मीडिया, मोबाइल द्वारा आगाह करने के बावजूद लेते हैं और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं, तो यह अपने आप सिद्ध हो जाता है कि जिम्मेदार भ्रष्ट पुलिसकर्मी व भ्रष्ट अधिकारी द्वारा आरोपियों के साथ मिलकर भरपूर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। जिसके बाद संगठन जिम्मेदार अधिकारियों को नींद से जगाने के लिए व अपराधियों को समाज के सामने बेनकाब करने के लिए समस्त उपलब्ध सबूतों के साथ विसिल बजाने का काम करता है। विसिल मतलब आप सो रहे हो, आप जाग नहीं रहे हो, तो फिर आपको जगाने के लिए आपके कार्टून बनाए जाते हैं, उसको वायरल करते हैं, विसिल बजाई जाती है। उस प्रकार से संबंधित मामले में पर्चियां छापकर पेपर बम आपके एरिया में अपराधियों का, अधिकारियों की फोटो, उनके बोले गए संवाद के साथ बांटे जाते हैं। ये हमारे काम है और इसमें हमने जो काम किए, जैसे बॉम्बे में एक जुलेखा जगमग का मामला था, एफआईआर दर्ज करी। नासिक मर्डर केस में एक पर्चियां बांटी हम लोगों ने, उधर एफआईआर दर्ज करवाई। गुजरात में मुंबई से आ रही एक महिला का पर्स चोरी किया था, उसमें इन लोगों ने किया था, हमारी वजह से वो पकड़वाया गया। कमल बस्ती लुधियाना में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करी। करोड़ों रुपए का ये फर्जीवाड़ा है जिसको वहां के सुभाष केट्टी जी विसिल ब्लोअर, उन्होंने उजागर किया और इस मामले में हमारे यहाँ से सोनिका क्रांतिवीर जी की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई। नाबालिग लड़की का एक लुधियाना में अपहरण किया गया था, उसकी हमने पर्चियां बांटी। ये हालत हो गई कि वो बदमाश को लुधियाना छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। ये सारी चीजें, अच्छा ये तो होता है। फिर हम लोग ने ये भी इनको बताया कि अगर कोई माफी मांग लेता है, जैसे एक मोहल्ले में दहशत फैलाने के लिए गुंडागर्दी की गई, तो उसमें चलते पुलिस के लड़के द्वारा करा गया, तो उस मामले में उन्होंने माफी मांगी तो हमने उस मामले को खत्म किया, क्योंकि हमारा मकसद है, हम अपराध खत्म करना चाहते हैं, अपराधी को खत्म करना हमारा मकसद नहीं है। और इसी वजह से हमने यहाँ पर ये इनसे माफीनामा लेकर के इस मैटर को खत्म किया। एक ससुर जो है, जिसने चलते बहू को मारने के लिए भागा और बहू जो कहते वो डर के मारे टेरिस से, सेकंड माले की टेरिस से कूदकर बचने के लिए कूद गई नीचे और उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी, उसके हाथ पांव सब टूट गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई। मतलब अब वो खत्म। उस मामले में जब हमारे पास आया तो हमने वहां पर जब यानी मामला उठाया, हमला किया, तो ससुर वगैरह ने माफी मांगना शुरू कर दिया था। तो हमने कहा माफी नहीं, पहले आपको इसका पूरा यानी जो भी चीज है इसकी देखभाल करना, इसको पूरा इलाज करना, ये सब जरूरत पड़ेगी। साथ में हमने, क्योंकि ये तो हो जाएगा मगर उसको फिर उठा करके गांव में भेज दिया जाएगा, बाद में क्या होगा उसका, तो हमने वहां पर पूरी लिखा पढ़ी कराई। जो संपत्ति उसके पति के हाथ में आनी चाहिए उसका आधा आधा हमने करवाया, ताकि क्या बोलते इसका कभी भी कोई यानी इसको फेंक ना दे, इसका शोषण ना कर ले। और परिणाम आज वो महिला क्या बोलते हैं तंदुरुस्त है, हर तरह से ठीक हो चुकी है। ये हमारे द्वारा, हमारे संगठन द्वारा किया गया। ये सारी जानकारी दी, घरेलू हिंसा से रिलेटेड किया, कोरोना के समय कुछ अपने काम करने वाले कर्मचारियों को निकाल गया, उनको पैसा दिलवाया गया, ये सारी चीजें की, ये सब हमने इनको भेजा, ठीक है। और इसके बाद हमने पीड़ित का शपथ पत्र लगाया और फिर लिखा इनको कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लगातार कर्मचारियों की आवश्यकता है। ये तो सिद्ध हो रहा है। क्यों? अगर आवश्यकता नहीं होती तो अभी मैंने आपको दिखाया, पहले पुरानी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के अंडर में काम कर रहे जो वर्कर, वही वर्कर अगली कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं। मतलब मेरा मालिक चेंज हो गया है, वर्करों को पता नहीं हो, वर्कर वहीं के वहीं काम कर रहे हैं। अगर आपको काम करने के लिए यानी इनकी जरूरत नहीं थी कर्मचारियों की, तो फिर आप हटाते और दूसरे कर्मचारी यानी उसी कंपनी को, उसी उन्हीं वर्करों को नहीं रखते आप वो दूसरी कंपनी लेके आती ना अपने हिसाब से वर्कर, आपने क्यों रखा? और वो पुरानी कंपनी जो है अपने वर्कर को लेके जाती, लेकिन आपने हटाया, मालिक को चेंज किया आपने, इनको नहीं चेंज किया। वर्कर की जरूरत है आपको, ये आपका सिद्ध हो रहा है। जब वर्कर की जरूरत है, हमारी जनता की जेब से ही तो जा रहा है पैसा।
ये पैसा सरकारी संस्थान है, ये हमारी जनता की जेब से जा रहे हैं। हमने वो इतने बड़ी बड़ी अथॉरिटी बनाई है, इसमें पैसा हम लोगों ने लगाया, हमारी जमीनों पर बना है, ये लीज पर जगह दी गई है, ये सब हमारे द्वारा दी गई है, सबको सुविधा के लिए दी गई है, ताकि वो इनकम हो, इनकम से क्या लोगों के घर परिवार चले, टैक्स जो पैसा आता है टैक्स से, इन सब से सुविधाएं बढ़े। जो आज हमारे यहाँ पर रोड बनाए जा रहे हैं, रोड के लिए हम लोगों से टोल टैक्स लिया जा रहा है, ये सब चीजें ली जा रही है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये कंपनियां सब ईमानदारी से काम करने लगे, इन कंपनियों में पैसा लगाने के लिए हमारी जेब से टैक्स ले लेकर के इन कंपनियों को बनाया गया, और वो कंपनी इन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए खड़ी है, उन ठेकेदारों के लिए खड़ी है। ये खेल हो रहा है। तो यहां पर हमने ये साफ लिखा कि कर्मचारियों की आवश्यकता है, मगर उसके भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करते हुए कर्मचारियों का तो शोषण किया ही जा रहा है, साथ ही जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का करोड़ों रुपया भ्रष्ट अधिकारी आपसी मिलीभगत से हजम कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो भी कर्मचारी ठेकेदार की तरफ से लगाए जाते हैं, वे केवल कागजों पर ही ठेकेदार कंपनी के कर्मचारी है, असल में भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से उन कर्मचारियों को लगाया जाता है। मतलब जो भी कर्मचारी लगे हैं, वो ठेकेदार कंपनी नहीं लाती है, ठेकेदार कंपनी नहीं लाती है, बल्कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी जो है ना, यही उन लोगों को कर्मचारी मुहैया करा देते हैं। किनको? इन अपने ठेकेदार कंपनियों को। क्यों मुहैया करा देते हैं? क्योंकि उनको पैसा मिलता है। आप बाहर से कर्मचारी लेने जाओगे, किसी अपने यहाँ आपको किसी कर्मचारी को अपने यहाँ काम करवाने के लिए रखना है, तो आप उस एजेंसी को फंड देते हैं, कमीशन देते हैं। यहां पर कोई कमीशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बाहरी कंपनी तो है ही नहीं ना। आप बैठे हैं, दूसरी कंपनी पुरानी कंपनी है, उन्हीं कर्मचारियों को नई कंपनी को दे दिया, कहा कि भैया देखो हमने आपको दिए इतने कर्मचारी, हमारे को इतना पैसा दे दो, और आपको उतना पैसा मिला। अब वो पैसा कहां से, ब्लैक मनी में आएगा ना आपके पास, व्हाइट में तो आएगा नहीं। और ये काम आप लोग करोगे तभी तो होगा ना, क्योंकि मैंने पहले कह दिया, भगवान या चमत्कार करने वाला या भविष्य का जानने वाला, ये तीन लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं, और चौथे इन जैसे भ्रष्ट अधिकारी। तो वो तीन व्यक्ति तो कहीं मिलेंगे नहीं आपको दुनिया में, अगर मिलेंगे तो बता दीजिए। और अगर वो तीन व्यक्ति नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, जिनके जो खून सनी रोटियां खिला रहे हैं अपने बच्चों को, इनको शर्म नहीं आ रही। ये पूरा डाटा, पूरी वीडियो इनके भविष्य में इनके बच्चे देखेंगे, इनकी पीढ़ियां देखेगी, और वो अपने इन बाप दादाओं पर थूकेगी। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड पे रहेगा, और ये हम एयरपोर्ट अथॉरिटी को अभी जो लेटर भेजे उसके साथ इसकी लिंक भी भेजेंगे, ताकि उनको शर्म आए, और पूरे उसमें वायरल भी करा जाएगा इस चीज को, क्योंकि कर्मचारियों को पूरा इंसाफ देना इन लोगों की जिम्मेदारी है। आगे देखिए, फिर कर्मचारियों की तरफ से ठेकेदार से लगाए जाते हैं केवल कागजों पर। यही कारण है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कार्यरत कर्मचारी तो वही रहते हैं, मगर भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार कंपनी को बदल दिया जाता है। उपरोक्त प्रकार से बाहरी कर्मचारियों को लगाने का मुख्य कारण है, जो ठेकेदार कंपनी भ्रष्ट अधिकारी को अधिक रिश्वत हिस्सा देगी, उस कंपनी को उन्हीं बाहरी कर्मचारियों का मालिक बना दिया जाता है। उपरोक्त बहुत सारे तथ्य मौजूद है जो प्रत्येक भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों को उजागर कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना हमारे संगठन का मकसद है, जिससे पीड़ितों को इंसाफ दिलवाया जा सके। किसी भी पीड़ित को इंसाफ तभी दिलाया जा सकता है जब पीड़ित आगे बढ़कर इंसाफ के लिए आवाज उठाए। मगर आप लोगों ने अपनी अमानुषिकता का परिचय देते हुए इन गरीबों को इस कदर डरा व सहमा करके रखा हुआ है कि शायद अब वे अपनी बहन बेटी के बलात्कारी के खिलाफ भी अपना मुंह ना खोलने की हिम्मत न करते। आज जो हमारे देश में हो रहा ना, आपकी बेटी का बलात्कार कर देते हैं, बाप कहते हैं अब उसकी शिकायत करने भी नहीं जाएगा। क्यों? डर है उनको। किसका? अरे सबसे ज्यादा तो इन पुलिस वालों का डर है, जिनकी वजह से ये देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। इन पुलिस वालों का डर है, जो आप की शिकायत करने जाओगे तो सबसे पहले आपकी जानकारी किसको दे देंगे? आसाराम जैसे व्यभिचारी, बलात्कारी, ऐसे अपराधियों को दे दी जाएगी। इस तरीके लोगों को अगर जानकारी दे दी जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे? हर उस गवाह को खत्म कर देंगे। और आसाराम के इस मामले में ही विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हर एक स्टेट हर गवाह को और शिकायतकर्ता को सुरक्षा देगी। और उन्नाव मामला, हाँ,
हाँ बोलिए नितिन जी बोलिए। उन्नाव उन्नाव मामले में भी वही हो गया था ना। हाँ उन्नाव हाँ के बिल्कुल, मामले उन्नाव में मामले में यही हुआ था। उसके जो पीड़िता के जो ये थे कंप्लेंटर पिताजी थे, उनको मारा गया था पुलिस स्टेशन में। बिल्कुल खत्म कर दिया कुलदीप गया था। सेंगर मामला। हाँ, तो ये जो मानसिकता, ये जो खेल हो रहा है, ये जो लेबर का इस तरीके से, ये खेल को ही समझना है, सबको, जनता को उतरना चाहिए। क्या इनका हक नहीं? आपके भाई का इस तरह शोषण किया जा रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है, आपको रोकना नहीं है? और सबसे ज्यादा ये आरटीआई के द्वारा ये जो जानकारी आ रही है, और ये पुलिस वाले जो इतना बड़ा गंदा खेल खेल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर हमने इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो 80% पुलिस वाले बाहर हो जाएंगे, वो जेल में पहुंचाना पड़ेगा। अरे तो भैया पहुंचाओ ना जेल में। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलता हूं। आप कौन हो आप बैठने बोलने वाले? संविधान के तहत क्यों नहीं काम कर रहे? इन पुलिस वालों को अंदर क्यों नहीं कर रहे? आपको प्रूफ के साथ दिख रहा है। अभी अभी देखिए कितने सारे वीडियो आ रहे हैं। अभी वीडियोग्राफी के सामने हाईकोर्ट के मैटर आ रहे हैं ना सामने, उसमें साफ साफ बता रहे जज कि पुलिस ऑफिसर ने कैसे काम किया, एसएसपी ने कैसे काम किया, एसएचओ ने कैसे खड़े होकर के दूसरे का मकान खाली करवा रहे हैं। ये हफ्ता वसूली, ये चीजें इन्होंने हफ्ता वसूली कर रखी है। ये लोगों ने ठेके ले रखे, सुपारी लेते हैं ये लोग पुलिस वाले। और उनकी जब जानकारी मांगेंगे, और वो जानकारी आज आरटीआई के मार्फत मिल रही है, वो भी 90% नहीं मिल रही, 10% ही मिल रही है। तो आरटीआई को खत्म करके ये वो जानकारी भी नहीं देने वाले, ये खेल होने वाला है। और ये सरकार, सभी जितनी भी पार्टियां, जितने भी भ्रष्ट नेता, ये सब मिलकर के खेल खेल रहे हैं। और ये सब सिर्फ 2% उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खेल खेला जा रहा है। वही चीज यहाँ पर है। तो इसको हमने सुकोस नोटिस दिया था, और इसको पूरे प्रूफ के साथ इसको बताया था कि आप क्या हो। देखिए इसमें इनके जो अधिकारी, एक ने फोन किया, देखिए हमने पूरा इनको कितना मिलना चाहिए किसी भी कर्मचारी को हाजिरी करते या क्या है, ये सारी जानकारी प्रूफ के साथ इनको भेजी थी। इसमें हमने ये भी लिखा था कि किस तरीके से एक अधिकारी, ये देखिए ये आदमी है रवि कुमार, ठीक है, ये रवि कुमार, इसका आर अब्सेंट 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 दिखाई दे रहा है, बराबर। ये कहां पर दिखाई दे रहा है आपको? इसके अटेंडेंस बुक में। लेकिन इसको पेमेंट मिल रहा है कंटिन्यू। कैसे भाई? इसको इसको इसकी अटेंडेंस है, और इसको इसके नाम से मैनेजर जो है पैसा खा रहा है, ये रवि कुमार के नाम से। ये पूरे प्रूफ के साथ दिया गया है। और उसके बाद उन लोगों ने, वो अलग ढंग से जवाब दे रहे, पेपर हमें दे नहीं रहे, और उसके लिए हमने फर्स्ट अपील सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी उन लोगों ने, ये दी है सर्टिफाइड कॉपी, जो देनी चाहिए वो नहीं दी। मतलब इतने घिनौने इंसान है ये लोग, इस टाइप के। इनको सुकोस नोटिस भेजा, और इसको फिर हमने कहा कि इस वर्कर ने, इसकी क्या गलती है? इसकी गलती ये है कि इसने कहा कि मैं आपको जो इस मैनेजर ने क्या है, इन सबसे 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए मांगा, तो 5 हजार रुपए नहीं दिया। इसने हमारे जो विक्टिम आया, उसने बोला देखिए पीड़ित अरुण कुमार की उम्र 34 वर्ष में, कम से कम 25 वर्ष और अपनी सेवाएं कोई करेगा। तो इसको जितने साल, मतलब इसको सर्विस छोड़नी पड़ी, तो सर्विस छोड़ने की वजह से इसका जो नुकसान हुआ, वो पूरा हमने कैलकुलेट करके इनके पास पहुंचाया, जो लगभग 20 लाख के आसपास आया। तो हमने इनको कहा कि क्या बोलते, अब आपकी वजह से हुआ है, आपने पूरी तरीके से, इसमें पूरे प्रूफ है, सबूत है, आपको सुकोस नोटिस भेजा, आपने इसी में सब ये खेल खेला है, रिश्वत ली है, ये सारी चीज हुई है, इसकी वजह से हमारे अपने पीड़ित को इसको नुकसान हुआ है 20 लाख का। आपको इसको 10 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो ये मामला हम पूरी तरह उजागर करेंगे। इनका कार्टून बना के सब कुछ किया गया है, अभी उजागर नहीं किया गया है, अभी हमने इसको उजागर करेंगे। क्यों? हमने कहा पहले इनके अधिकारियों से भी बता दिया जाए। तो अधिकारियों को अभी लेटर भेजा, उन्होंने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। अभी हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं इस चीज के ऊपर। तो ये आया, इसको सुकोस नोटिस। हाँ हाँ बोलिए। तो सर मैं 2019 में 1 मई से एयरपोर्ट में लगा था, ठीक है सर। तो जब जिसमें उस टाइम मतलब जो एयरपोर्ट के हमारे इलेक्ट्रिकल के जई थे, वो थे होशियार सिंह जी, उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी जी। उनको मैंने इंटरव्यू दिया था, ज्वाइनिंग हो गई थी मेरी, सब बढ़िया चल रहा था। प्रेम सिंह जी के साथ मैंने बहुत काम किया। लेकिन जब से राकेश जी आए हैं अमृतसर से बदली होके, तभी से इन्होंने मतलब आते अपना पैसा क्या, तभी मुझे पैसा चाहिए हर महीने 3,000 रुपए पर बंदे से।
और जो नहीं देगा उसको फिर मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। तो सब लड़के दे रहे थे, सब लड़के ने दिए भी हैं पैसे, हर महीने दे रहे थे। फिर मैंने कहा कि सर मैं नहीं दे पाऊंगा इतने पैसे, मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं चलो आपको कसो के 2,000 रुपये करीब दे दूंगा। तो बोले चलो तू 2,000 दे, लेकिन सबको 3,000 बताना। मतलब ठीक है जी। लेकिन बाद में भी इन्होंने फिर मेरा डिमोशन कर दिया, हेल्पर बना दिया मुझको। मतलब आप ऑपरेटर, पहले कौन सी पोस्ट पे थे? पहले मैं ऑपरेटर की पोस्ट पे था। ऑपरेटर की पोस्ट पे थे, आपने हाँ पैसा नहीं दिया तो आपका डिमोशन कर दिया, आपको हेल्पर बना दिया। हाँ, देखिए हेल्पर क्या, बना दिया। मतलब गुलामी ऐसे गुलाम बनाया जा रहा हाँ है हमारे देश में। हाँ हाँ, मतलब कि अगर तू 3,000 नहीं देगा तो तेरा 5,000 का नुकसान है। मतलब कि उन्होंने मेरा कर दिया कि तू 3,000 के बदले तो 5,000 तेरा नुकसान होगा, और जलील किया मुझे। तो फिर मैंने ओके सोके 2 महीने 3 महीने काम किया। उसके बाद फिर मैं गाँव चला गया छुट्टी लेके। फिर जब गाँव से आऊंगा तो फिर देखूँ क्या पता सही हो जाए माहौल। लेकिन गाँव के आने के बाद इन्होंने मुझे रखा ही नहीं जॉब पे। अच्छा। और जब मैंने कंप्लेंट की, कंप्लेंट के बाद मुझे बोलते आजा आजा कर ले, लेकिन फिर उसके बाद मैं गया नहीं। हाँ तो जी। तो ये मतलब आपसे पैसा लेने का। अभी एक चीज मुझे बताइए, हाँ आप जी। वहां पर ज्वाइन कब हुए थे? 19 में? हाँ जी, 2019 में 1 मई से। हाँ। और इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कौन था? उस टाइम सर JCC था, जितेंद्र जेसीसी। कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ जी। बराबर। आप जब हाँ काम कर रहे थे, हाँ जी। आपका मालिक चेंज हुआ, क्या हाँ जी। मालिक चेंज होने की जानकारी या उसके हाँ बारे में जी। आपको पहले से बताया गया था कि अभी आपका नया मालिक आने वाला है? नहीं सर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे। अच्छा, बस ये मालिक था। आपका, आपको हाँ कुछ भी हाँ पता नहीं था कि मेरा नया मालिक आने हाँ वाला है? हाँ, बस ये कहते भाई टेंडर होगा, जब टेंडर जिसको मिल जाएगा उसी को वही मालिक हो जाएगा फिर। वो मालिक हो तो लेकिन जाएगा। हाँ हाँ मतलब ये कि अगर आप चाहते कि वेल मैं, मेरे को कोई नया मालिक की क्या जरूरत है, मेरे टर्म्स एंड कंडीशन भी तो रहती है ना कोई सी चीज। हाँ जी। तो हाँ वो जी। टर्म्स एंड कंडीशन अगर नया मालिक कहता कि नहीं तुम्हें इस टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना है, तो आप तो कहते नहीं मैं इसमें नहीं करूंगा, तो आपको तो निकाल देते फिर बाहर। हाँ, अगर सर स्टार्टिंग में ये चीज हुई होती तो मैं स्टार्टिंग से ही छोड़ देता, फिर करता ही नहीं मैं काम। बराबर। और अगर हाँ, नया मालिक जो है वो आपको निकाल देता, और इसमें जो पुराना मालिक तो आपको रखता नहीं, पुराना मालिक नहीं कहता रखता। कि भाई नहीं। हम कैसे रखें, मतलब वो भी हटा हाँ जी। देता है, मतलब आप यहाँ से भी जाते और वहां से भी जाते। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो जी। हाँ मतलब जी। आपके मालिक चेंज हुए इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दी गई। आपका जैसे मतलब 28-25 तारीख को आपके मालिक चेंज हुए, 25 तारीख को टेंडर खुला था नया, जो आप हमने पेपर निकाले, ये पेपर, हाँ जी। इसकी कोई जानकारी आपके पास नहीं। आपसे अपॉइंटमेंट लेटर लिया गया था कि मॉडर्न के नाम से? नई अपॉइंटमेंट नई सर। कंपनी नई कंपनी के नाम से कोई अपॉइंटमेंट लेटर था? हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर मुझे सर मिला था। कब दिया था इन्होंने? ये इन्होंने मुझको जनवरी में दिया था, जो इनके जनवरी में आ गई थी ना कंपनी। नहीं नहीं, दो, हाँ, एक 21 मिनट, में। एक हाँ जी। मिनट, हाँ जी। सुनिए सुनिए। हाँ आप जी। हाँ जी। 19 में क्या कहते यहाँ पर ज्वाइन हुए थे जेसीसी में, हाँ, बराबर JCC। हाँ जी। है ना? उस टाइम हाँ जी। आपने हाँ जी। अपॉइंटमेंट लेटर और अपना बायोडाटा दिया था, सब कुछ दिया था, हाँ बराबर? हाँ जी, दिया था। आपको बिल्कुल दिया ज्वाइन था। कर लिया गया। कर लिया इसके गया। बाद हाँ जब जी। 21 में नई कंपनी आई, तो हाँ नई जी। कंपनी आने से पहले आपसे, हाँ जी। आपको कोई, आपने बायोडाटा दिया नई कंपनी को या कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला, ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि मार्च में अब नई कंपनी आई ना यहाँ हाँ पर। जी। हाँ जी। हाँ तो जब आप, मार्च में सर, हाँ, जब हाँ आई थी ना सर, इन्होंने खाली रिज्यूम मांगा था। हाँ, रिज्यूम मांग के मतलब कि उसी पोस्ट पे हमको रख लिया था, क्या था। मगर कौन सी तारीख को और आपसे रिज्यूम मांगा था? मतलब कि रिज्यूम तो उन्होंने बोला जब मर्जी दे दो, काम तो तुम हाँ कर ही रहे हो, तुम ही बंदे रहोगे, काम करने वाले हाँ सारे लड़के वही रहेंगे। बस हाँ। एक फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने रिज्यूम लिया था बस। और अपॉइंटमेंट लेटर? अपॉइंटमेंट लेटर भी इन्होंने मतलब कि बनाया था, लेकिन हमको सबको दिया नहीं था वो। लेकिन फिर मैंने उसकी फोटो ले ली थी, मेरे पास है वो, जो मैंने आपको दिया भी था। अच्छा अच्छा, ये अपॉइंटमेंट लेटर हाँ, कब का था? 1 मार्च का होगा। मार्च का होगा सर, मार्च का। हाँ जी। मार्च का, है ना? 21 का। हाँ जी। हाँ जी। बराबर। तो अभी ये देखिए, 2 दिन के अंदर नई कंपनी, कोई उनका रिज्यूम नहीं लिया, कोई उनका हाँ केवाईसी चेक नहीं किया, और एक हाँ जी। एयरपोर्ट अथॉरिटी बोलेंगे तो डिफेंस से रिलेटेड, मतलब ये बहुत बहुत सुरक्षा का यहाँ पर जरूरत है। अगर हाँ यहाँ जी सर। आतंकवादी जैसे या कोई ऐसे लोग पहुंचे तो हाँ क्या जी। होगा? आप कहोगे कि पुरानी कंपनी वाले तो थे, उन्हीं कंपनी पुराने कर्मचारी थे, उन्हीं को हमने नहीं उसमें रख लिया। हाँ जी। हाँ जी। आपको ये अधिकार किसने दिया कि क्या बोलते हैं इन मालिकों को चेंज कर दो? क्या उन लोगों से लिया आपने कुछ ये पहले से? कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मुझे यही कहना है कि इस प्रकार का खेल इसलिए चल रहा है क्योंकि इन वर्करों को, कर्मचारियों को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा जा रहा है, और हमें, और इस गुलामी में
ये लोग जो खेल खेल रहे हैं, इसमें पूरा पैसों का लेन देन, इन लोगों से 5,000 रुपए महीना, मतलब इनकी 25% कमीशन लेना, ये किसने कहा आपको? इनका शोषण क्यों हो रहा है? ये क्या इंसान नहीं है? हैं? आप लाख रुपए पेमेंट लेते हो और उसके बाद यहाँ पर ये भी कर रहे हो। ये जो ठेकेदार, ये ठेकेदार कौन है? इनका क्या काम है आप बताइए? आप बताइए अरुण जी, ये ठेकेदार वहां आकर क्या काम करते हैं? इनकी क्या जरूरत है? सारा काम तो आप लोग करते हो, ये ठेकेदार क्या करते हैं वहां पर? हैं? बस सिर्फ सर बैठे हुए बीच में, मतलब कि सैलरी लेके हमको सैलरी देते हैं, बस एजेंट का काम मतलब कर रहे हैं। ये लोग क्या कर दलाल रहे हैं हैं? बस। एक जो भ्रष्टाचार है उसको ये लोग लीगल कर हाँ रहे हैं। हाँ जी। मतलब जो पैसा इन भ्रष्ट अधिकारियों को मिलना चाहिए, यानी रिश्वत में चाहिए, वो रिश्वत में कहां से? इन दलालों के थ्रू, या बीच की जो कंपनी है इनके थ्रू इन भ्रष्ट अधिकारियों के पास जा रहा है, या हाँ उन जी। हाँ जी। नेताओं के पास जा रहा है, और हाँ आपकी जी। जेब हाँ से जी। भी निकल रहा निकाल रहे हैं जी, भी निकाल रहे हैं। है ना? और फिर हाँ उसके जी। अंदर माल में और जिसमें भी लेन देन में जो माल आ रहा होगा, उसमें भी जो गोरख धंधा हो रहा होगा वो अलग हो रहा होगा। वो भी होता है सर, वो भी होता है। अच्छा, एक चीज और आपने बताई थी, एक रवि कुमार करके है जो कभी वहां आया ही नहीं, उसको भी हाँ पेमेंट जी। लगातार दिया गया है। हाँ, उसकी भी सर सैलरी हर महीने आती है और उनके पास जाती है, राकेश के पास जाती है बराबर। वो। तो ये जो चीज है, मतलब एक कर्मचारी जो वहां पर काम ही नहीं कर रहा है, उसको हाँ नहीं। मैनेजर ने हाँ अपने तरफ से लगा रखा है, उसकी अटेंडेंस खुद हाँ लगाते हैं और हाँ उसकी सैलरी या खुद लेते हैं। कौन से अकाउंट में जा रही है? मतलब उसके अकाउंट में तो जा रही होगी, क्योंकि उनका ही हाँ कोई लेकिन रिश्तेदार होगा हाँ अपने। हाँ लेकिन वो कुछ पैसा, जब वो काम नहीं कर रहा तो पैसा कहाँ जा रहा होगा? वो इनकी जेब पैसा में, इनकी जेब में इन जेब भ्रष्ट में जा रहा है। अधिकारियों की जेब में ही जा रहा होगा। हेलो हेलो हाँ हाँ जी। हाँ, बोलिए। अभी